हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ जीएसटी के, दैट इज़ टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस पर ही डिपेंड करता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे टैक्स कब चार्ज करेगा और कितना चार्ज करेगा और कितना टैक्स जो है रिकवर किया जाएगा। In GST, it is important to know the date when the tax liability arises. GST में ये बात इम्पोर्टेंट है कि आप ये चेकआउट करें कि किस डेट को आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है। The provision provided in GST Act to determine the time of supply of goods is with the objective of collecting the revenue as early as possible. जीएसटी एक्ट में गुड्स और सर्विसेज के डिफरेंट सेक्शंस बनाए हैं, जिसमें आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में समझाया हुआ है कि उनके प्रोविज़न्स क्या हैं। उसके रिगार्डिंग आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस पे डिपेंड करता है कि जीएसटी आपसे टैक्स कब चार्ज करेगा और कितनी लायबिलिटी आपकी बनती है टैक्स पे करने की। टाइम ऑफ सप्लाई इज इम्पोर्टेंट फॉर द टैक्सेबल पर्सन फॉर जीएसटी पर्पस। अगर जीएसटी पर्पस के लिए देखें तो टाइम ऑफ सप्लाई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर ही मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि डिपेंड करेगा कि आपने टैक्स कब पे करना है। सो टाइम ऑफ सप्लाई में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन की बात करें, आप डायग्राम में एक चेक कर सकते हैं। पॉइंट इन द टाइम व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज डीम टू बी सप्लाइड, मतलब या तो मान लिए जाएंगे या और एक्चुअली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन thus enables to determine the tax rate, its value and due dates for the payment of taxes. The next one, time of supply of goods. फर्स्ट ऑफ ऑल हम गुड्स के बारे में स्टडी करेंगे, इसके बाद हमारे पास आएंगे सर्विसेज। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी लॉ हैज़ प्रोवाइडेड सेपरेट प्रोविजंस। दोनों के लिए जीएसटी लॉ ने सेपरेट प्रोविजंस जो हैं प्रोवाइड किए हैं कि आप गुड्स और सर्विसेज का कैसे कैसे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई इन जीएसटी, पॉइंट इन टाइम व्हेन लायबिलिटी टू पे टैक्स। सबसे पहले ये कि पॉइंट आपको जानना है टाइम का कि भी कब आपकी लायबिलिटी बनती है। तो आपके दो सेक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स दैट इज सेक्शन 12, एक टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज दैट इज सेक्शन 13। वन बाय वन करके आगे पढ़ते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 के अंडर आता है। मेन चार्जिंग सेक्शन इसका सेक्शन 12 है और इसके अंडर सब सेक्शंस 4 सेक्शंस में इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2। सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3। इन केस बाय वाउचर, सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 एंड रेजिडुअल प्रोविजन, सेक्शन 12 सब सेक्शन 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज हम नॉर्मल चार्ज को बोलते हैं। नॉर्मल चार्ज मीन्स कि जो सप्लायर आपको गुड सप्लाई कर रहा है वही आपसे जीएसटी कलेक्ट करेगा और जीएसटी डिपार्टमेंट में वो टैक्स जो है डिपॉजिट कराएगा। मीन्स यहाँ पर जो लायबिलिटी डिपॉजिट कराने की पड़ती है वो सप्लायर की होती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। सो डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने अपना जीएसटी टैक्स कब पे करना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए गवर्नमेंट ने बोला अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो नीचे ये आपको पॉइंट दे रखे हैं, कंडीशंस दे रखी हैं, उनमें से जो जल्दी होगा, जो पहले आएगा, उस डेट को आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। फर्स्ट आता है, फर्स्ट कंडीशन है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस
और लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस, जो कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 सब सेक्शन ए के अंदर आता है, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। इन दोनों में से जो जल्दी होगा, जो सबसे पहले आएगा, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। फर्दर आगे 2 कंडीशंस और हैं। पहली है डेट ऑन विच द पेमेंट इज़ एंटर्ड इन द सप्लायर्स बुक। सेकेंड है डेट ऑन विच द पेमेंट इज़ क्रेडिटेड टू द सप्लायर बैंक अकाउंट। अब 2 कंडीशंस पहले लगाई, 2 बाद में। अल्टीमेटली आपकी 4 कंडीशंस हैं, चारों में से जो जल्दी होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। अब इनवॉइस भी देखा जाए तो इन्होंने बोला इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस भी टाइमली इशू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी भी डेट को आप अपना इनवॉइस आप बना सकते हैं। इनवॉइस के लिए सेक्शन 31 के अंदर आपको पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि इनवॉइस टाइमली इशू होना चाहिए, ड्यू टाइम लिमिट के अंदर ही आपका ये भी इशू होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में डिलीवरी पर इनवॉइस बन जाना चाहिए। मींस जब आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं तो रिमूवल के टाइम पर ही आपका इनवॉइस तैयार हो जाना चाहिए, वो आपकी लास्ट डेट मानी जाती है। और जहाँ इमूवेबल गुड्स हैं, जैसे आप सपोज़ कीजिए आप प्लांट एंड मशीनरी, कोई ऐसा फिक्स्ड प्लांट जो ऑलरेडी चल रहा है वो आप परचेज़ कर रहे हैं, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। तो उस केस में जब आपके हाथ में ओनरशिप आ जाएगी तभी आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए, उसी डेट पर आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो ये लिमिट होती हैं इनवॉइस क्रिएट करने की। ऐसा नहीं आप इनवॉइस कभी भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनवॉइस क्रिएट करने की भी प्रॉपर लास्ट डेट होती है। उसके पहले हुआ तो आपकी वो कंडीशन मानी जाएगी, उसके बाद हुआ तो आपकी कंडीशन नहीं मानी जाएगी। सो इन दोनों में से जो जल्दी हो जाएगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा, और उसी टाइम पर आपको GST चार्ज किया जाएगा और सप्लायर को वो गवर्नमेंट को पे करना होगा। नेक्स्ट, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3, सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। अब रिवर्स चार्ज बेसिस सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। यहाँ सप्लायर GST कलेक्ट नहीं करेगा, यहाँ रेसिपिएंट खुद पे करेगा रिसिप्ट्स पर GST डिपार्टमेंट को GST, क्योंकि यहाँ जो सप्लायर होगा वो एक तरह से आप कह सकते हो रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है, और जो रिसीव कर रहा है वो रजिस्टर्ड होगा। सो इस बेसिस पर सप्लायर GST कलेक्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज वो रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो रिसिपिएंट होगा वो खुद ही टैक्स डिपार्टमेंट को पे करेगा। इसीलिए इस सेक्शन को रिवर्स चार्ज बेसिस सेक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पर आप टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे आप आइडिया लगाएंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, तो इसमें भी गवर्नमेंट ने कंडीशंस लगाई हैं कि अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट कंडीशन है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, सेकेंड डेट ऑफ पेमेंट, थर्ड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जब आपने इनवॉइस इशू किया उसके 30 डेज के बाद की डेट, मीन्स 31st डे आफ्टर इशू इनवॉइस। 31st डे, ध्यान रखिएगा 31st डे जब आपने इनवॉइस इशू किया उसके बाद जो 31st डे बनता होगा वो, फर्स्ट आपको मैंने बोला डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, सेकेंड डेट ऑफ पेमेंट। अब डेट ऑफ पेमेंट में भी फर्दर 2 कंडीशंस हैं कि आपके जो डेट ऑफ पेमेंट कौन सी मानी जाएगी, जो इन दोनों में से जल्दी होगी। पहली, डेट ऑन विच द पेमेंट इज़ एंटर्ड इन द रेसिपिएंट बुक। यहाँ पे रेसिपिएंट को मैटर किया जा रहा है, मेन फोकस में लिया जा रहा है। वाई, मैंने आपको बताया कि रिवर्स चार्ज बेसिस का जो टैक्स पे करेगा वो रेसिपिएंट पे करेगा, यहाँ सप्लायर का रोल नहीं है टैक्स पे करने में। दैट्स वाई यहाँ जिनकी बुक्स को देखा जाएगा वो होगा रेसिपिएंट। इसमें फर्स्ट आता है डेट ऑन विच द पेमेंट इज़ एंटर्ड इन द रिसिपिएंट बुक्स, या तो जिस दिन बुक्स में एंटर हो चुका है पेमेंट, या फिर जिस दिन रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा कि उसने पेमेंट कर दिया है। तो इन दोनों में से जो जल्दी होगा वो आपका डेट ऑफ पेमेंट मान लिया जाएगा। और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और 31st डे ऑफ द इनवॉइस, इन तीनों में से जो सबसे पहले सबसे जल्दी होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस मान लिया जाएगा।
नेक्स्ट आपका आता है टाइम सप्लाई इन अदर सिचुएशन अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। इट मीन्स जब आपका रिवर्स चार्ज बेसिस आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे विद द हेल्प ऑफ 12(3) सबसेक्शन ए, 12 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन बी एंड 12(3) सबसेक्शन सी के अंदर, अगर आप नहीं अंदाज़ा लगा पा रहे हैं यहाँ से कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा, तो उस केस में जिस डेट को आप बुक्स में एंट्री कर देंगे रेसिपिएंट की सप्लाई से रिलेटेड, उस डेट को ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। वंस अगेन, if not possible to determine the time of supply under these sections, then the time of supply shall be the date of entry in the books, date of entry in the books of account of recipient of supply. Next, in case supply by voucher, section 12 subsection 4, यहाँ उन वाउचर्स की बात हो रही है जो हम परचेज़ करते हैं। जैसे हमने कुछ वाउचर परचेज़ कर लिए लाइक स्टॉप एंड शॉप से या क्लोथिंग किसी भी ब्रांड से या शॉपिंग मॉल से, कोई भी आप वाउचर परचेज़ कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं फॉर द गिफ्ट पर्पज़ और फॉर एनी अदर पर्पज़ कि आप फ्यूचर में इससे परचेज़ करेंगे कुछ ना कुछ, वो वाले वाउचर यहाँ पर मैटर कर रहे हैं। उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर आपके गुड्स आइडेंटिफिएबल हैं, इफ़ द सप्लाई इज़ आइडेंटिफिएबल एट द पॉइंट, मीन्स आपके गुड्स जो हैं डिफाइंड प्रोडक्ट हैं कि आपको इस वाउचर पे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही परचेज़ कर सकते हैं, आप इसके अलावा कोई गुड्स नहीं खरीद सकते। उस वाउचर के ऊपर आपका मेंशन किया हुआ है कि आप पर्टिकुलर यही प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। देन आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, मीन्स आपको जिस दिन वो वाउचर इशू कर दिया गया उसी दिन समझ लिया जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई है। इन ऑल अदर केसेस डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर को आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए आपने एक वाउचर परचेज़ किया फॉर द गिफ्ट पर्पज़ और वो वाउचर के जो प्रोडक्ट हैं वो आइडेंटिफिएबल हैं और आपने वो गिफ्ट कर दिया किसी को, तब आपको ही वो टैक्स जो है पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट उसके ऊपर आइडेंटिफिएबल थे और आइडेंटिफिएबल के केस में कंडीशन है कि जिस दिन वो वाउचर इशू कर दिया गया वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा और उसी डेट को जो है जीएसटी आपसे चार्ज किया जाएगा। इन ऑल अदर केसेस मीन्स जहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिफिएबल नहीं होते, जहाँ पे प्रोडक्ट ऑलरेडी डिफाइंड नहीं होते, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स कोई भी परचेज़ कर सकते हैं। इन दैट सिचुएशन रिडम्पशन, जब वो वाउचर रिडीम किया जाएगा तब आपके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। मीन्स उस केस में रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स चार्ज होगा जो प्रोडक्ट परचेज़ करेगा। आई होप इज़ इट क्लियर। नेक्स्ट वन, रेजिडुअल प्रोविजंस सेक्शन 12 सबसेक्शन 5। अगर आपका टाइम जो है डिटरमाइन नहीं किया जा सकता सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंडर, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंडर, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 के अंडर, मीन्स फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज बेसिस और वाउचर्स के अंडर, अगर आप इसके अंडर अपना टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो एक प्रोविज़न गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया आपको, वो है रेजिडुअल प्रोविज़न, जो कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 के अंडर है। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और रिटर्न फाइल करती है टाइम टू टाइम, तो जिस डेट को आप रिटर्न फाइल करेंगे उस डेट को आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, वो पीरियोडिकली रिटर्न्स फाइल नहीं करते, देन डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जिस दिन आप टैक्स पे करेंगे तब आपका टाइम ऑफ सप्लाई
मान लिया जाएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेक्शन इज रिलेटेड टू द सर्विसेज, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13. Section 13 is a charging section for the time of supply of services and further 4 sections में ये section आपका divide किया गया है. First one is supply of services under forward charge, section 13 subsection 2, under reverse charge basis, section 13 subsection 3, in case of supply of voucher, section 13 subsection 4, and last one is residual provision, section 13 subsection 5. वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सेक्शन 12 इज़ रिलेटेड टू द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सेक्शन 13 इज़ रिलेटेड टू द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. मोस्टली आपकी कंडीशंस कुछ ना कुछ सेम रहेंगी, एक आध कंडीशन में चेंजेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज. मैं आपको फॉरवर्ड चार्ज पहले गुड्स के केस में समझा चुकी हूँ क्या होता है. इसमें भी आपकी कुछ कंडीशंस हैं. अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग होगा, जो सबसे पहले डेट आ जाएगी उस डेट को गवर्नमेंट आपसे टाइम ऑफ सप्लाई उस डेट को मानकर आपसे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर लेगी. फर्स्ट कंडीशन है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज़ अर्लियर. इन दोनों में से जो जल्दी होगा, जो पहले होगा. नेक्स्ट, डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस, आपने किस डेट को सर्विस प्रोवाइड करी, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज़ अर्लियर. लास्ट कंडीशन है डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शो द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट. जब वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सर्विसेज को शो कर देगा कि इस डेट को मैंने ये सर्विसेज ली हैं. जो तीनों में से जल्दी होगा, जो सबसे पहले होगा, वो जो डेट सबसे पहले आ जाएगी वो डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानकर उस डेट को आपका टैक्स चार्ज आपसे कर लिया जाएगा. नेक्स्ट, सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3. मैं आपको रिवर्स चार्ज बेसिस का मीनिंग भी पहले बता चुकी हूँ. इस केस में रिवर्स हो जाता है, सप्लायर आपका टैक्स जो है आपसे कलेक्ट करके नहीं पे करता. इस केस में रेसिपिएंट खुद टैक्स पे करता है. इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, जैसा कि पहले आपका आया था कि डेट ऑफ गुड्स के केस में डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट इज़ डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट. जो दोनों में से जल्दी होगा, और वहाँ पर 30 डेज़ की कंडीशन थी. जब मैंने आपको बोला था 31st डे होगा वाउचर इनवॉइस इशू करने के बाद, 31st डे आपका. और ये जो कंडीशन है, इन दोनों में से जो जल्दी होगा, वहाँ पर मैंने आपको बोला था गुड्स के केस में वो डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लिया जाएगा. इस केस में वो 30 की बजाय 60 डेज़ हैं. 60 मीन्स यहाँ पर कंडीशन रहेगी 61st डे ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. जिस डेट को आप इनवॉइस इशू करेंगे उसके 61st डे. सेकेंड कंडीशन आपकी इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज़ का मीनिंग है 61st डे. और फर्स्ट कंडीशन है कि रेसिपिएंट के बुक्स में जिस दिन एंटर हो जाएगा या जिस दिन रेसिपिएंट के बैंक अकाउंट में वो पेमेंट डेबिट हो जाएगी, दोनों में से जो जल्दी होगा. सेकंड कंडीशन इनवॉइस इशू करने के 61st डे. जो इन तीनों कंडीशन से पहले सबसे जल्दी होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज मान लिया जाएगा और आपका उस डेट को टैक्स चार्ज किया जाएगा, आपसे कलेक्ट किया जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ इन केस ऑफ सप्लाई बाय वाउचर्स. इस केस में भी कुछ कंडीशंस हैं. अगेन सेम कंडीशंस. अगर सप्लाई की सर्विसेज की सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तब आपका डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, और अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है और अदर केसेस हैं तो जिस दिन रिडीम किया जाएगा वो वाउचर तब आपकी वो जो है टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा. नेक्स्ट आपका है रेजिडुअल प्रोविजंस, सेक्शन 13 सबसेक्शन 5. जैसा आपका सेक्शन 12 था उसमें भी रेजिडुअल प्रोविजंस था. उसमें ये कंडीशन थी कि आपके जो अदर सेक्शंस में आप
टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ कंडीशंस थी सेम हेयर कि अगर आप सेक्शन 13(2), सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 में अगर आप अपने टाइम ऑफ सप्लाई को सर्विसेज के डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तब आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। फर्स्ट, कि अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और पीरियोडिकली रिटर्न फाइल करती है, तो जिस दिन आप रिटर्न फाइल करेंगे वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा सर्विसेज के केस में। सेकेंड, अदर केसेस में जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है और तब आपका डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स जो है टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा इन केस ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट, अदर केसेस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई of goods and services under GST law। इसके अंडर आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवांसेस, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवांसेस। एडवांसेस के केस में फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेकेंड आपके पास आता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज। थर्ड वन, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसमें फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवांसेस। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स इन केस ऑफ एडवांसेस सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंडर आपका आता है। सेक्शन 12 इज रिलेटेड टू द गुड्स, याद रखिएगा, और सेक्शन 13 इज़ रिलेटेड टू द सर्विसेज। सो सेक्शन 12 के अंदर पढ़ रहे हैं हम कि एडवांसेस के केस में कैसे होगा। सप्लायर ऑफ गुड्स रिसीविंग एडवांस अप टू 1000 रुपी इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में 1000 से एक्सेस जो भी अमाउंट आपकी इंडिकेट की जाएगी, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडवांसेस क्या माना जाएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एडवांस, जिस डेट को आपको इनवॉइस इशू किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सर्विसेज के केस में भी सेम कंडीशन है। सप्लायर ऑफ सर्विसेज रिसीविंग एडवांस, जिस डेट को सप्लायर रिसीव कर रहा है एडवांस रिलेटेड टू द सर्विसेज अप टू 1000 रुपी इन एक्सेस ऑफ अमाउंट इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस, उस केस में भी आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एडवांस, जिस डेट को आप इनवॉइस इशू करेंगे वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडवांसेस मान लिया जाएगा। नेक्स्ट वन, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइज सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। एसोसिएटेड एंटरप्राइज, एसोसिएटेड एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज है जिसमें आप सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर की एंटिटी से। इंडिया के बाहर जब आपका खुद का एंटरप्राइज या ऐसा कोई एंटरप्राइज जिसमें आपने शेयर्स, वोटिंग पावर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है, कुछ शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं, ऐसी अपनी एंटरप्राइजेज से जब आप गुड्स इंपोर्ट सर्विसेज इंपोर्ट कराते हैं इंडिया के बाहर जो एंटरप्राइज है, तो वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के अंडर आता है। उस केस में सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, क्या फर्स्ट डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, सेकेंड डेट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो जल्दी होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लिया जाएगा। नेक्स्ट वन, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन केस ऑफ एडिशन इन द वैल्यू, इन केस ऑफ एडिशन का मीनिंग है लाइक कुछ कंडीशन लगाना। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपने 45 डेज में ना पे किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, या कोई पेनल्टी आपको पे करनी होगी, या कोई फ़ीस आपको एक्स्ट्रा पे करनी होगी, तो वो आपका इन केस ऑफ एडिशन मीन्स वैल्यू में एडिशन कर दिया जाना, जितनी आपको पे करना है उससे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको, लाइक इंटरेस्ट, पेनल्टी या कोई फ़ीस, जो भी मैं एक्स्ट्रा चार्ज आपसे, जो भी सप्लायर चार्ज आपसे करेगा। तो उस केस में आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या माना जाएगा। फर्स्ट आपका आता है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेकंड आता है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स।
सॉरी, यहाँ सेक्शंस में मिस्टेक है। 12 इज़ फॉर द गुड्स, सेक्शन 12 इज़ फॉर द गुड्स, यहाँ आप 13 कर लीजिएगा और यहाँ 12। गुड्स का सेक्शन 12 है और सर्विसेज का सेक्शन 13 है। बाय मिस्टेक यहाँ गलती हो गई है, आप ठीक कर लीजिएगा। फर्स्ट, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, जिस डेट को सप्लायर वो पेमेंट आपसे रिसीव कर रहा है जो एडिशन में आपकी चार्ज की जाएगी, उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। सपोज़ कीजिए, एग्जांपल देती हूँ, आपसे सप्लायर ने कुछ गुड सप्लाई करने के बदले आपसे कुछ पेमेंट चार्ज करनी है और आपको उसने कंडीशन लगाई कि आपको 30 डेज़ के अंदर आपको वो पे करनी है। अगर आप उसे पे नहीं करेंगे, सपोज़ कि जो 10,000 की पेमेंट है और उसने कंडीशन लगाई अगर आप 10,000 30 डेज़ में पे नहीं करते तो मैं आपसे 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। तो उस केस में वो जो 1,000 एक्स्ट्रा हैं वो आपका इन एडिशन है। वो 1,000 जिस दिन वो आपसे रिसीव कर लेगा, जिस डेट को वो आपसे रिसीव कर लेगा, वो डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। याद रखिएगा, सिर्फ 1,000 रुपीज़ की बात हो रही है, 10,000 की नहीं। जो एडिशन में है 10,000 के लिए जो लास्ट हम पढ़ चुके हैं सेक्शंस, उनके अंदर आएगा मेन अमाउंट। यहाँ सिर्फ एडिशन अमाउंट की बात हो रही है। एंड गुड्स के केस में भी सेम कंडीशन है, जिस डेट को वो अमाउंट एडिशन वाली आपका सप्लायर आपसे रिसीव करेगा उस डेट को आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर वीडियो आपको पसंद आई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।